हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विस्टा। और आज के इस पार्ट में हम शुरू करेंगे यूनिट 2। पहले पार्ट में हम लोग कर रखा है ऑलरेडी, यूनिट 1 पूरा कंप्लीट करा रखा है और 2 पार्ट में वो वीडियो है। ये चैप्टर भी थोड़ा यूनिट बड़ा है, तो मे भी इसमें भी 2-3 वीडियो लग सकती हैं, 2 वीडियो मैक्स हो जाएंगी। ओके, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप ये नोट्स चाहते हैं जो कि हैंड रिटन है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ओके, ये पूरे हैंड रिटन नोट्स आप देख सकते हैं, तो इसे डाउनलोड करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। सो लेट्स बिगिन। इसमें नाम है इसका फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। फॉर्मेशन क्या होता है, कंपनी कैसे बनती है, आगे चल के उसको फिर कैसे रजिस्टर होता है, सब कुछ इस चैप्टर में हमने पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है देखिए। प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो इनकॉर्पोरेशन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ये दोनों अलग टर्म हैं, तो आगे हम चल के इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। सो प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन उसे बोलते हैं जब कोई इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पार्टनर्स बन के आते हैं साथ में, वो प्रमोटर्स कहलाते हैं। जो बिज़नेस का एक आइडिया लेके आते हैं कि बिज़नेस करना है, उन्हें प्रमोटर्स कहते हैं। और फाइनली वही लोग आगे चल के उस बिज़नेस को इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो वो जो कंपनी होती है वो इनसे अलग होती है। प्रमोटर्स अलग होते हैं, कंपनी अलग होती है। भले ही प्रमोटर्स उसमें कुछ हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मेंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनी उनकी है, वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक कंपनी इंडिविजुअल बॉडी है, जैसा कि मैंने आपको पहले यूनिट में बताया था। एक सेपरेट लीगल एंटिटी है उसका। ओके, सो लेट्स बिगिन। प्रमोशन, इंडिविजुअल, एसोसिएशन, पार्टनरशिप कंपनी में भी प्रमोटर्स। तो एक इंडिविजुअल बन सकता है, एसोसिएशन बन सकता है, पार्टनरशिप कंपनी बन सकता है, एक प्रमोटर्स हो सकते हैं। ये लोग 1, 2, 3 जो भी हैं, इंडिविजुअल, एसोसिएशन, पार्टनरशिप, ये लोग प्रमोटर्स बन सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारे होते हैं कि जो आइडिया देते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे कंपनी को इनकॉर्पोरेट करें। जैसे प्रोफेशनल्स हम लोग कंसल्टेंसी लेते हैं इनकॉर्पोरेट करने के टाइम में, जैसे CS से, लॉयर से। तो ये लोग प्रमोटर्स के लिस्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि ये इनका काम ही है, ये उनका वही प्रोफेशन है। ओके, तो इफ़ वर्क बियॉन्ड देयर सर्विसेज पर्पजली फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। लेकिन अगर ये सिर्फ अपने सर्विस को छोड़ के उसके अलावा कुछ कंपनी के लिए कुछ करते हैं, तो उन्हें प्रमोटर्स कहा जाएगा। ओके, promoter is defined as who has named as such in prospectus or is identified by the company in its annual returns। प्रमोटर्स कौन होता है? कंपनीज एक्ट में ऐसे डिफाइंड है, जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में होता है या फिर कंपनी जिसको अपने एनुअल रिटर्न्स में आइडेंटिफाई करती है, जिसका उसमें भी नेम होता है। ओके, हु हैज़ कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेदर एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज। तो मैंने जैसा बताया था कि प्रमोटर्स डायरेक्टर भी हो सकता है, शेयर होल्डर भी हो सकता है, मेंबर भी हो सकता है। अगर इसका कंट्रोल है अफेयर्स ऑफ द कंपनी में, मतलब उसके जो भी कंपनी में डिसीजन लिए जा रहे हैं, यहाँ से लिए जा रहे हैं, तो उसको प्रमोटर बोल देंगे। इसका सी पॉइंट है, इन अकॉर्डेंस विथ हुज एडवाइस और डायरेक्शंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनीज अकस्टम टू एक्ट। अब जिसके एडवाइस से, जिसके भी क्या बोलते हैं, डायरेक्शन से अगर काम करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी कंपनी के, जिसके भी एडवाइस है, उसको भी एक प्रमोटर बोला जाएगा। अब इनका लीगल पोजीशन पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है ये, लीगल पोजीशन ऑफ अ प्रमोटर। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। लीगल पोजीशन क्या हो, मतलब उनकी लीगली उनका क्या रोल है। ओके, ये होता है लीगल पोजीशन। तो आइए देखते हैं क्या है। ही इज़ नाइदर एन एजेंट नॉर अ ट्रस्टी ऑफ द कंपनी, एज कंपनी इज़ नॉट येट इन एग्जिस्टेंस। ही स्टैंड्स इन द फिड्यूशरी कैपेसिटी। अब ये क्या होगा, ये समझिए। वो अभी ना एजेंट है ना ट्रस्टी है, वो बस एक फिड्यूसरी रिलेशनशिप में है कंपनी से, क्योंकि कंपनी अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं आई है। तो उसका काम है प्रमोटर का, वो एक ट्रस्ट बना के रखे और जितने भी फैक्ट्स होंगे वो इनकॉर्पोरेशन के टाइम में डिस्क्लोज करे कंपनी के साथ। ओके, तो वो ना एक एजेंट है ना एक ट्रस्टी है, बस एक फिड्यूसरी रिलेशनशिप में है उसका कंपनी से। ओके, ड्यूटीज़ ऑफ प्रमोटर। अब ड्यूटीज़ ऑफ प्रमोटर क्या होता है, क्या क्या उसकी ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या उसे करना होता है। ही इज़ नॉट सपोज टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स, ही शुड मेक फुल डिस्क्लोजर ऑफ प्रॉफिट्स। अब देखिए, जितने भी प्रमोटर्स होते हैं ना, हो सकता है कि एक फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, कोई प्रमोटर है, पहले एक लैंड खरीदा है जिसका वैल्यू था 55,000। ओके, और फिर उसको क्या करता है आगे चल के, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, तो कंपनी को उसको बेच देता है 1,10,000 में। ठीक है, आप चीज़ों को समझिएगा ध्यान से। और 1,10,000 में बेच दे रहा है, तो वो सीक्रेट प्रॉफिट बताया और ये डिस्क्लोज नहीं करता है कंपनी से कि मैंने 55,000 में खरीदा था। तो ये एक इलीगल चीज़ें हो जाएंगी, लाइक कंपनी लॉ का वायलेशन हो जाएगा, क्योंकि जितने भी प्रमोटर्स होते हैं उनको मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज करना होता है कंपनी से। जैसे ये 55,000 में खरीदा था, इसको कंपनी को बताना पड़ेगा कि मैंने अपना टाइम में इसको 55,000 में खरीदा था। ओके,
चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए ये किस में डिसाइड हुआ था, ये केस था ग्लुक्स्टन वर्सेस बार्नर। इसमें डिसाइड हुआ था ये चीज़ कि किसी को भी सीक्रेट प्रॉफिट बनाना अलाउड नहीं है, लाइक प्रमोटर्स को अलाउड नहीं है। अ कंपनी बॉट डिबेंचर्स एट डिस्काउंट ऑफ ओलंपिया, देन बॉट ओलंपिया फॉर 1,40,000 एंड लेटर सोल्ड टू कंपनी फॉर्म फॉर 1,80,000। देखिए इसमें हुआ क्या था इस केस में कि एक कंपनी थी, वो ओलंपिया के डिबेंचर्स खरीदा 1,40,000 में, ठीक है। जब कंपनी फॉर्म हो गई तो उसे ही 1,80,000 बेच दिया, और उसने नहीं बताया कि उसका लाइक 1,40,000 में खरीदा था। फुल वैल्यू प्रॉफिट ऑफ 20,000 अनडिस्क्लोज। अब 20,000 का जो प्रॉफिट है वो उसने डिस्क्लोज नहीं किया कंपनी से, तो ये डिसाइड हुआ है इस केस में कि प्रमोटर्स को अलाउड नहीं है सीक्रेट प्रॉफिट बनाने का। ओके, ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे, मैं आगे आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ प्रमोटर टू डिस्क्लोज ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स। अब देखिए बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जो कंपनी को बताना होगा प्रमोटर्स को। प्रमोटर की ड्यूटी है ये कि जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे डिस्क्लोज करे कंपनी के साथ। ये डिसाइड हुआ था इरेंगुलर वर्सेस न्यू एस फॉस्फेल कंपनी के केस में। ये केसेस आप याद रखेंगे। देखिए जब क्या होता है ना, जब आप आंसर लिखते हैं अगर ये केसेस लिख देंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, एग्जामिनर आपको हो सकता है दूसरों से अच्छा मार्क्स दे दे, क्योंकि क्या होता है कि दूसरे तो ऐसा कुछ एक्सप्लेन करेंगे नहीं, आप अच्छे से केस का नाम लिख के उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे तो एग्जामिनर अच्छा मार्क्स दे सकता है। ओके, इसमें हुआ क्या था, अ सिंडिकेट बॉट एन आइलैंड 55,000 सोल्ड टू कंपनी फ्लोटेड फॉर 1,10,000। वही चीज़ है, मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि एक आइलैंड खरीदा इन्होंने और 55,000 में, कंपनी को वही चीज़ बेच दिया 1,10,000 में। तो ये अलाउड नहीं है, ये लॉ के कंट्रवेंशन कर रहा है, क्योंकि उसका लाइक उसका ये ड्यूटी है कि वो डिस्क्लोज करे ऑल रेलेवेंट फैक्ट्स, बट यहाँ पे उसने डिस्क्लोज नहीं करा था। ओके, अब देखिए सेकंड है, थर्ड है, डिस्क्लोजर में बी मेड टू इंडिपेंडेंट बोर्ड, शेयर होल्डर्स एज अ होल, प्रोस्पेक्टस, एओए। अब ये डिस्क्लोज कहाँ करेगा, डिस्क्लोज कर सकता है किसी इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, या फिर शेयर होल्डर एज अ होल शेयर होल्डर को वो कर सकता है डिस्क्लोज। प्रोस्पेक्टस में बता सकता है, प्रोस्पेक्टस जो होता है कंपनी का उसमें बता सकता है, या फिर एओए में बता सकता है, एओए यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसके बारे में हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी और इसमें भी पढ़ना है। ओके, लाइबिलिटीज़ ऑफ प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स की लाइबिलिटी क्या क्या है, जब अगर कुछ होता है वो प्रमोटर है तो उसकी लाइबिलिटी क्या क्या है, आइए बढ़ते हैं। तो प्रमोटर्स की लाइबिलिटी, पहला पॉइंट है फॉल्स इन्फॉर्मेशन और सप्रेसिंग इन्फॉर्मेशन इन इनकॉर्पोरेशन, पेनाल्टी अंडर सेक्शन 447। अगर वो कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन को छुपाता भी है या फिर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी देता है तो उसके लिए पेनाल्टी है अंडर सेक्शन 447 ऑफ कंपनीज एक्ट। ओके, सेकेंड पॉइंट है इन्फॉर्मेशन इन प्रोस्पेक्टस शुड बी एज पर सेबी इन कंसल्टेशन विथ सेंट्रल गवर्नमेंट, पेनाल्टी कंपनी एंड पर्सनस 50,000 to 3 लाख। देखिए अब क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन जो होता है प्रोस्पेक्टस में वो सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रमोटर्स पे या फिर जो भी पर्सन इन डिफ़ॉल्ट होगा उस पर 50,000 से लेकर 3 लाख तक का पेनल्टी लग सकता है। मिस स्टेटमेंट क्या होता है, मिस स्टेटमेंट होता कुछ और हम लोग कुछ और बोल देते हैं या फिर कुछ और दिखा देते हैं प्रोस्पेक्टस में। तो देखिए मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस अंडर सेक्शन 34 एंड 35, प्रमोटर पर्सनली लायबल टू ओरिजिनल ऑलॉटी ऑफ शेयर्स अंडर सेक्शन 447। इसका क्या मतलब है कि जो भी हमारे प्रमोटर्स होंगे वो ओरिजिनली शेयर होल्डर्स पे डायरेक्टली लायबल होंगे, क्योंकि ये गलती इनकी होगी क्योंकि इन्होंने मिस रिप्रेजेंटेशन किया फिर मिस स्टेटमेंट दिया प्रोस्पेक्टस में, जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स का लॉस हुआ है। ओके, ये होता है क्रिमिनल लायबिलिटी अंडर फंड। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। ट्रिब्यूनल ऑर्डर्स इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट promoters or any other officers if any fraud has been committed in promoting the company। अब ट्रिब्यूनल क्या, मैंने आपको बताया था NCLT और NCLAT, तो वो क्या करता है ना कि ऑर्डर देता है कंपनी को, लाइक कंपनी को नहीं, इन्वेस्टिगेशन के लिए ROC से बोल सकता है, RD से बोल सकता है, किसी से भी बोल सकता है कि एक इन्वेस्टिगेशन करने प्रमोटर्स के अगेंस्ट में, क्योंकि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई फ्रॉड हुआ है या फिर प्रमोटर्स कुछ फ्रॉड कर रहे हैं कंपनी में। ओके, पॉइंट नंबर 5 है विथहोल्डिंग प्रॉपर्टी। इफ द प्रमोटर विथहोल्ड्स द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी रॉन्गफुली और यूजेस फॉर पर्पस अदर देन स्टेटेड इन एओए, गिल्टी पर्सन, पेनल्टी 1 लाख to 5 लाख एंड इम्प्रिजमेंट अप टू 2 years। और इसमें क्या है विथहोल्डिंग प्रॉपर्टी, इसका मतलब है कि अगर कंपनी का कोई प्रॉपर्टी है और उसको प्रमोटर्स अपने यूज़ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करे, किसी गलत लाइक ऑब्जेक्ट से हट के यूज़ कर रहा है उसको, कंपनी का ऑब्जेक्ट से हट के, तो वो गलत है, कंपनी लॉ के कंट्रवेंशन के अगेंस्ट है, लाइक कंपनी लॉ का कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है। तो इसमें क्या होगा कि उस पर पेनल्टी होगी 1 लाख to 5 लाख और इम्प्रिजमेंट यानी जेल भी हो सकती है 2 साल के लिए, और या फिर बोथ, ऐसा भी होता है। ओके, 6 लायबल फॉर इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स इफ कंपनी डज नॉट अडॉप्ट देम।
अब देखिए प्री इनकॉर्पोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो इनकॉर्पोरेशन से पहले होती है। प्री इनकॉर्पोरेशन जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन से पहले होती है, अगर वो कोई प्रमोटर होता है जो अगर किसी से प्री इनकॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेट होने के पहले ही कोई अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी से, तो कंपनी उसके लिए लायबल नहीं होगी। अगर हो सकता है कंपनी उसको रिजेक्ट कर दे, ना एक्सेप्ट करे, तो उसके लिए प्रमोटर डायरेक्टली खुद ही लायबल होगा, क्योंकि कंपनी तो इनकॉर्पोरेट हुई नहीं है, उसके बिहाफ में आप कैसे कर सकते हैं। ओके। फॉल्स fails to make full disclosure of material facts or makes secret profits, the company can rescind the contract or file a suit for recovery of any secret profit। अब देखिए अगर वो डिस्क्लोजर नहीं करता है या फिर मटेरियल फैक्ट को छुपाता है कंपनी से, तो सीक्रेट प्रॉफिट बनाता है, तो कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को या तो इनवैलिड कर देगी या फिर एक सूट फाइल कर देगी, केस फाइल कर देगी प्रमोटर के अगेंस्ट में, कि उसने कुछ लाइक रिकवरी के लिए, जो भी सीक्रेट प्रॉफिट बनाया उसके लिए रिकवरी के लिए। ओके। अब देखिए ये वही चीज़ है कि उसको एक फ्रॉड में कितना ये आएगा, कितना ये सब पेनल्टी दिया हुआ है। ये आपको अभी उतना पढ़ने का इम्पोर्टेंस तो है नहीं, लेकिन आप पढ़ लें, यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है। ओके। अब रेम्यूनरेशन होता है कि उसे कैसे पे किया जाएगा, कितना सैलरी दिया जाएगा। ओके। तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो कंपनी इज़ नॉट लीगली बाउंड टू कंपनसेट प्रमोटर्स। तो यहाँ क्या लिखा है, कंपनी इज़ नॉट लीगली बाउंड, मतलब लीगली उसको कंपनी पे कोई ये नहीं है कि उसे रेम्यूनरेशन कंपनसेशन देना ही प्रमोटर्स को जो उसके कंपनी की फॉर्मेशन किया, ऐसा कुछ नहीं है। ही में बी रेम्यूनरेटेड इन द फॉलोइंग वेज। अब तो वो किस वेज में उसको रेम्यूनरेशन मिलेगा वो यहाँ लिखा हुआ है। ही में सेल हिज प्रॉपर्टी टू कंपनी फॉर कैश शेयर्स एट अ प्रॉफिट आफ्टर मेकिंग फुल डिस्क्लोजर टू द इंडिपेंडेंट बोर्ड और होल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स। अब वो उसका जो भी प्रॉपर्टी होगा वो कंपनी को बेच सकता है, और उससे जो पैसे आएंगे या फिर शेयर्स आएंगे वो उसको अर्न कर सकता है, लेकिन उसका फुल डिस्क्लोजर इंडिपेंडेंट बोर्ड को या फिर होल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स को देना होगा। ओके। सेकेंड पॉइंट है, ही मे बी गिवन कमीशन ऑन द परचेज प्राइस ऑफ द बिजनेस और प्रॉपर्टी टेकन ओवर बाय कंपनी। अब देखिए जितना भी प्रॉपर्टी होगा कंपनी जो टेक ओवर करेगी, हो सकता है उस पर इसे कमीशन मिल सकता है, बाकी इसके अलावा इसको कोई और रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। ओके। लमसम इन कैश इशूड शेयर्स और द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी रेम्यूनरेशन so paid और पेबल हैज़ टू बी डिस्क्लोज्ड इज इन प्रोस्पेक्टस ऑफ कंपनी। अब देखिए अगर कोई कैश में उसको पेमेंट किया गया या फिर शेयर इशू किया गया प्रमोटर्स को कंपनी के रेम्यूनरेशन के लिए, तो उसको भी डिस्क्लोज करना होगा प्रोस्पेक्टस में, कंपनी के प्रोस्पेक्टस में। अब देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, और एक और आता है प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट या फिर प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट। दोनों में हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे आगे, तो चलिए अभी इससे स्टार्ट करते हैं। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ओके। प्रमोटर्स एंटर इनटू सच कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द कंपनी बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। तो जैसे कि मैंने बताया था, प्री इनकॉर्पोरेशन उसे बोलते हैं जो कंपनी अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, पहले ही प्रमोटर्स किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है। ओके। कंपनी इज neither bound nor it can get benefit of such contracts except for provisions under section 15H and 19E of the स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। अब ये क्या है, कंपनी ना उस कॉन्ट्रैक्ट को बाउंड फॉलो करने के लिए और ना ही उससे बेनिफिट लेने के लिए कुछ बाउंड है। वो चाहे मतलब कंपनी पे वो कंपनी उसको रिसाइन भी कर देगी, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं एक्सेप्ट करेगी। ओके। अब देखिए लीगल पोजीशन ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। अब प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है तो उसका लीगल पोजीशन क्या है इसमें पढ़ेंगे। अ कंपनी कांट ऑब्टेन द बेनिफिट ऑफ रेटिफिकेशन और अडॉप्शन ऑफ सच एग्रीमेंट्स। अब क्या हो गया, जैसे प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट अगर हो चुका है और बाद में कंपनी चाहे कि उसको चलो रेटिफाई करके मतलब उसको सही करके हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो नहीं हो सकता। कंपनी लॉ उसके जस्ट लाइक कंपनी लॉ में ये अलाउड नहीं है कि आप किसी प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफिकेशन करके उससे बेनिफिट ले लें। ओके। ये डिसाइड हुआ था नेदरलैंड्स कोलोनाइजेशन कंपनी वर्सेस पॉल लाइन कॉलरी सिंडिकेट। इसमें क्या था, कोल माइनिंग राइट्स फॉर 3 years कॉन्ट्रैक्टेड बाय सिंडिकेट बिफोर इनकॉर्पोरेशन विथ ए। तो ये कोल माइनिंग का राइट था कि 3 साल पहले 3 साल के लिए वो बिफोर इनकॉर्पोरेशन ही हुआ था, जो कि नहीं एक्सेप्ट हुआ। दे आर नॉट लीगली बाइंडिंग अपॉन द कंपनी। अब जो भी प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, वो चाहे तो लाइक कंपनी उसको रिजेक्ट कर सकती है। ओके। ये इस केस में डिसाइड होता है इंग्लिश एंड कॉलोनियल प्रोड्यूस कंपनी लिमिटेड। Promoter is personally liable if he contracts on behalf of company known to be inexistent to both parties। अब देखिए अगर प्रमोटर किसी से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो जिससे भी कॉन्ट्रैक्ट करता है वो उससे पर्सनली लाइबल होगा उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कंपनी उसके लिए लाइबल नहीं होगी क्योंकि कंपनी अभी फॉर्मेशन में थी नहीं तभी वो कॉन्ट्रैक्ट किया था। ओके।
एस आर ए क्या है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बोलते हैं इसको, जो 1963 में था। इसका उतना वैसे काम तो है नहीं, लेकिन आप पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, लेट्स स्किप दिस। अब प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने बताया था प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखिए, प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने से पहले मैंने आपको एक स्टार्टिंग में एक चीज़ बताया था कि इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट और प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट दोनों डिफरेंट चीज़ है। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट और मैंने बताया था ना प्री इनकॉर्पोरेशन एंड प्रोविजनल, दोनों का डिफरेंस हम पढ़ेंगे अभी। चलिए, कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी बट बिफोर इट इज़ एंटाइटल्ड टू कमेंस बिजनेस। देखिए, प्री इनकॉर्पोरेशन होता है कि जो इनकॉर्पोरेशन से पहले होता है, और प्रोविजनल होता है कि जो इनकॉर्पोरेशन तो हो जाता है, जो इनकॉर्पोरेट तो हो जाता है लेकिन बिज़नेस अब स्टार्ट नहीं करता। बिज़नेस स्टार्ट होने से पहले और प्री इनकॉर्पोरेशन के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, उसे बोलते हैं प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए, एक होता है कि इनकॉर्पोरेशन, ओके, और एक होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, इन दोनों के बीच में, यहाँ उससे बोलते हैं हम लोग प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट। इससे आप आसानी से समझ जाएंगे। प्री इनकॉर्पोरेशन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के पहले, ठीक है, प्री इनकॉर्पोरेशन और बिजनेस का कमेंसमेंट के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसे बोलते हैं प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। दे आर बाइंडिंग ऑन द कंपनी ऑन द डेट इट इज़ एंटाइटल्ड टू कमेंस बिजनेस। अब ये बाइंडिंग क्यों होगा कंपनी में? यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे आर बाइंडिंग ऑन द कंपनी। क्यों होंगे? क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, तो जब से वो बिज़नेस स्टार्ट करेगी तब से उस पर वो बाइंडिंग हो जाएगी, कंपनी उसके लिए लाइबल होगी। ओके, ओनली फॉर कंपनीज लिमिटेड बाई शेयर्स। और ये किसके लिए? ये सिर्फ उसके लिए जो कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स है। लिमिटेड बाई शेयर्स मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं जाके। अब देखिए, ये होता है स्पाइक प्लस, या फिर बहुत लोग इसको स्पाइस प्लस बोलते हैं। ये क्या है? ये अभी हम इनकॉर्पोरेशन का पढ़ रहे हैं, इसमें आइए मैं आपको बता दूं। ये चीज़ है इनकॉर्पोरेशन का। इनकॉर्पोरेशन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इनकॉर्पोरेशन तो क्या है? ये इनकॉर्पोरेशन होता है लाइक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, किस तरह से होगा, वो सब कुछ हम लोग अभी यहाँ पढ़ेंगे। स्पाइक प्लस बोलिए या फिर स्पाइस प्लस बोलिए, इसका फुल फॉर्म होता है सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली। ओके, चलिए, तो स्पाइक प्लस हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये एक ऑनलाइन फॉर्म है बेसिकली। स्पाइक प्लस एक ऑनलाइन फॉर्म है जो एमसीए के वेबसाइट पर होता है, जहाँ से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है कि कैसे आप कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं। आइए, स्पाइक प्लस पार्ट ए होता है, उसमें ओनली फॉर नेम रिजर्वेशन। और इसमें क्या होता है? नेम रिजर्वेशन। ये RUN करके एक फॉर्म होता है नेम रिजर्वेशन के, रिजर्व यूनिक नेम इसका फुल फॉर्म है। जिसमें क्या होता है ना कि कंपनी अपने कुछ नेम्स देती है, सजेशन देती है, लाइक मेरे को ये नेम चाहिए। वहाँ पे कुछ ऑप्शन होता है, आई थिंक 4 ऑप्शंस होते हैं कि कंपनी जैसे कोई रजिस्टर करना तो यूनिक नेम होना चाहिए ना, तो 4 ऑप्शन देती है। अगर कोई नेम अवेलेबल है तो उसे वो अलॉट हो जाएगा, और उसके पास कुछ दिन का टाइम दिया जाएगा कि इसको कंफर्म करने को। और फिर उसके बाद आता है स्पाइक प्लस में पार्ट बी में होता है फॉर ऑल अदर रिमेनिंग डिटेल्स रिक्वायर्ड। अब जितने भी रिक्वायर्ड डिटेल्स बच जाते हैं आगे, वो इसमें फिल होते हैं। जैसे डायरेक्टर्स कौन होंगे, या फिर कंपनी का AOA में क्या होगा और MOA में क्या होगा, फर्स्ट सब्सक्राइबर डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स हैं कि नहीं है, सब कुछ इसमें होता है। बाकी सब कुछ आपको आगे बताता हूँ मैं। तो नेम ऑफ़ द कंपनी, जैसे ये रन में हम लोग देखेंगे नेम ऑफ़ द कंपनी क्या होगा। आइए, नेम शुड नॉट बी अनडिज़ायरेबल in the opinion of central government or should not be identical with or resemble too nearly the name of an existing company or will constitute an offense under any law। अब देखिए, नेम कैसा नहीं होना चाहिए? नेम ऐसा नहीं होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना किया है या फिर अनडिज़ायरेबल है, ऐसा कोई नेम नहीं होना चाहिए। और दूसरा, नेम ऐसा आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, फिर ऐसा नेम भी नहीं होना चाहिए जो एकदम नियरली रिजेंबल करता है किसी और एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ, क्योंकि उससे क्या होगा, कन्फ्यूज़न हो जाती है। ओके, और
ऐसा भी नेम नहीं होना चाहिए जो किसी ऑफेंस को दिखाता हो किसी भी लॉ में। ओके, कोई भी लॉ हो, ना ही कंपनी लॉ या फिर कोई भी लॉ हो, उसमें अगर कोई लॉ में वो ऑफेंस की तरह है तो उस नेम को हम लोग रजिस्टर नहीं करते हैं। ओके, सेकेंड है एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ द नेम। न्यू कंपनी के लिए इज मेड इन पार्ट ए ऑफ वेब फॉर्म स्पाइक प्लस एंड फॉर चेंज ऑफ नेम यूजिंग रन। अब देखिए, नेम चेंज करना होता है तो उसके में रन यूज़ किया जाता है, जैसे मैंने बताया था, रिजर्व यूनिक नेम यूज्ड बाय एन एग्जिस्टिंग कंपनी अलॉन्ग विथ रिक्विजिट फ़ी। ओके, तो ये नेम चेंज करने के लिए और एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए। लेकिन अगर कोई न्यूली कंपनी है तो उसके लिए पार्ट ए में वेब फॉर्म स्पाइक प्लस में हो जाता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, आरओसी में रिजर्व नेम फॉर पीरियड ऑफ 20 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल फॉर न्यू कंपनी एंड 60 डेज फॉर चेंज ऑफ नेम बाय एन एग्जिस्टिंग कंपनी। इफ द नेम इज undesirable, ROC informs applicant in 3 days and asks for resubmission of application। अब देखिए होता क्या है कि जब नेम रिज़र्व हो जाता है, अगर नई कंपनी कोई हो रही है तो आप अगर रजिस्टर कराना है, आपका अगर नेम रिज़र्व हो जाता है सिर्फ 20 डेज़ के लिए। 20 डेज़ में आपको क्या होता है कि एप्लीकेशन फाइल करनी होती है इनकॉर्पोरेशन वाली। अगर नहीं कर पाते 20 डेज़ में तो आपको फिर से एप्लीकेशन नेम रिज़र्व करने के लिए देनी होगी। और एग्जिस्टिंग कंपनी जिसमें नेम चेंज करना है उसके लिए 60 डेज़ का टाइम होता है कि 60 डेज़ में आप ये कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी इन केस हो सकता है कि जो आपने नेम दिया है वो अनडिज़ायरेबल हो तो आरओसी आपको इन्फॉर्म करेगी, आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, तो आरओसी आपको इन्फॉर्म करेगी कि ऐसा दिक्कत है तो आप इसको नेम दूसरा रीसबमिट कीजिए, और वो इन्फॉर्म करेगी आपको 3 दिन में। ओके, पेनाल्टी फॉर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब जैसे कई बार होता है कि हम लोग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं, हमारा वो नेम मैच नहीं कर सकता किसी चीज़ से, या फिर आइए देखते हैं इसमें है क्या। रिजर्व नेम शैल बी कैंसल्ड इफ कंपनी इज नॉट येट इनकॉर्पोरेटेड, गिल्टी ऑफिसर फाइन ₹1,00,000। देखिए, आपने नाम तो रिजर्व कर लिया, लेकिन अगर वो कंपनी लाइक अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, तो उसके लिए फ़ाइन लग सकता है ₹1,00,000 गिल्टी ऑफिसर जो उसने नेम रिजर्व कर रहा है। ओके, if company is incorporated, then either company will change name in 3 months by passing over ROC shall, or ROC shall struck off the name from register of companies and take up petition of finding of the company। अब देखिए होता क्या है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो या तो कंपनी को नाम चेंज करना होगा अगर वो नेम इनकरेक्ट है, या फिर कुछ जो मैंने रिजेंबल करता है किसी और कंपनी, या तो उसका नेम चेंज करना होगा, या फिर 3 महीने में से नेम चेंज करना होगा, ओआर पास कर। ओआर होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, या फिर आरओसी खुद ही क्या करेगी, उसका नेम रजिस्टर से हटा देगी, रजिस्टर ऑफ कंपनी से हटा देगी, और एक पिटिशन फाइल कर देगी कि वो कंपनी को वाइंड अप करा देगी, वाइंड अप यानी बंद करा देगी। ओके, अब आता है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, DSC, आपने इसके बारे में कहीं ना कहीं तो सुना होगा। बहुत आजकल के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स है इसी से साइन होते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता क्या है? ये होता है कि लाइक कंपनी बहुत सारे सिग्नेचरी अथॉरिटी हैं जो इसको देते हैं। एक पेन ड्राइव का तरीका होता है, इसे पेन ड्राइव जैसा होता है, और इसमें आपका एक पासवर्ड जैसा होता है। आप जहाँ भी उसको लाइक इंसर्ट करेंगे, देन फिर क्या करेंगे, उसको पासवर्ड डालेंगे तो वो कोई भी डॉक्यूमेंट होता है वो यहाँ पे साइन हो जाता है, और वो इलेक्ट्रॉनिकली साइन होता है। आपने आजकल देखा होगा डिजिलॉकर में भी बहुत सारे कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे जहाँ पर लिखता होगा डिजिटली साइंड बाई दिस, तो वो एक डिजिटल सिग्नेचर ही है। ओके, चलिए आगे। ऑब्टेनिंग DSC फॉर साइनिंग डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली फॉर प्रपोज डायरेक्टर्स एंड सिग्नेचर्स टू MOA। अब ये ज़्यादातर होता है ना डायरेक्टर्स के पास होता है, क्योंकि उन्हें साइन करने की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, ऑब्टेनिंग DSC फॉर साइनिंग डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली फॉर प्रपोज डायरेक्टर्स एंड सिग्नेचर्स टू MOA। अब अगर ये सब हो रहा है, इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, तो उस टाइम DSC की भी जरूरत पड़ती है। तो डायरेक्टर्स के पास ये DSC होना चाहिए, और सिग्नेचर करने के लिए MOA पे ये होना चाहिए DSC, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म फाइल हो रहा है तो वेरीफाई करके इसी से होता है, और ये सेफ़ होता है डिजिटल सिग्नेचर। ओके, टू दिस फॉर्म सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आइडेंटिटी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ हैव टू अटैच। अब इसी फॉर्म में होता है ना स्पाइक प्लस में, उसी में क्या होगा कि आप ये DSC ले सकते हैं। कैसे? उसके लिए लेने के लिए आपको सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सेल्फ अटेस्टेड यानी उस पर साइन होना चाहिए आपका फ़ोटो पे, आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, उस पर अटैच करके तब आप उसको सबमिट करेंगे। ओके, अब आते हैं स्पाइक प्लस के पार्ट B में। अब पार्ट B पढ़ने से पहले पार्ट A तो आपने सब समझ लिया होगा, तो चलिए पार्ट B शुरू करते हैं। पार्ट B में क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी।
अब कंपनी का स्ट्रक्चर देखिए, स्पाइक प्लस का फॉर्म का ये स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी होता है पार्ट बी में। और पार्ट बी में आप AOA MOA ये सब कुछ होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है, सारे सब्सक्राइबर्स का डिटेल्स होता है। ये देखते हैं क्या क्या है। AOA, वेदर AOA इज़ इंटरेस्ट, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, इंटरेस्ट entrust with details. What is authorized share capital, number of shares, nominal value per share. What is subscribed share capital, number of shares, nominal value per share. अब ये क्या है, सेकंड में ऐसा होना चाहिए कि मतलब ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या है आपका, कि ऑथराइज शेयर कैपिटल मतलब कंपनी लाइफ टाइम में कितने तक शेयर अपना इशू कर सकती है, और शेयर का नॉमिनल वैल्यू क्या है पर वैल्यू ऑफ शेयर, और कितना शेयर सब्सक्राइब्ड है। तो वो सारा इन्फॉर्मेशन देना होता है इस फॉर्म में। ओके, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। अब देखिए कंपनी का एक, जितनी भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है ना, तो उनका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है जहाँ से ROC पूरे अपना कम्युनिकेशन कर सके, कोई भी अगर फाइल भेजना, डॉक्यूमेंट भेजना हो तो वहाँ भेज सके। तो उसके लिए एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, तो उसके बारे में ही पढ़ना है हमें। आइदर रजिस्टर्ड ऑफिस और इनकॉर्पोरेटेड कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस इज़ टू बी प्रोवाइडेड। अब देखिए रजिस्टर्ड ऑफिस अगर नहीं है तो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी जहाँ पे कम्युनिकेशन होगा वहाँ का एड्रेस एक देना पड़ेगा, लेकिन आपको रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना है इसमें कंपलसरी आगे चल के। ओके, इफ़ कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस एंड रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस इज़ नॉट सेम, कंपनी कैन एस्टैब्लिश्ड ऑफिस फ्रॉम 15th डे ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। अगर ये दोनों सेम नहीं है, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम नहीं है और रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस सेम नहीं है, तो कंपनी के पास 15 डे का टाइम होता है इनकॉर्पोरेशन से, ताकि वो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस को इस्टेब्लिश कर सके। ओके, company to furnish ROC in 30 days of its incorporation. Verification of registered office for this form number INC 22 is to be filled with the following attachments: proof of office address, copy of utility bill not older than 2 months। देखिए अगर आपके पास लाइक ये जो चीज़ है 15 दिन के अंदर आपको ये करना होता है इनकॉर्पोरेशन, 15 दिन इनकॉर्पोरेशन के बाद आपको रजिस्टर्ड ऑफिस इस्टेब्लिश करना होता है। वो कैसे, फिर ROC को इन्फॉर्म करना है विदिन 30 डेज, किसके साथ, वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस के साथ, प्लस उसको फाइल करेंगे हम INC 22 में, प्रूफ ऑफ एड्रेस के साथ, और यूटिलिटी बिल हो गया कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो 2 महीने से पुराना ना हो। ओके, फॉर्म नंबर INC 22 एक्टिव कंपनी टैगिंग आइडेंटिटीज एंड वेरिफिकेशन इज टू बी फिल्ड वेयर बाई they attach data of exact location of their office with photos of external building and inside office। देखिए इसमें क्या होता है कि INC 22 में जितने भी हमारे जो भी मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस एक ही होता है, तो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है ना, उसका बाहर से भी फ़ोटो अंदर से भी फ़ोटो लेके एक आइडेंटिफिकेशन के लिए और वेरिफिकेशन के लिए उसको अटैच करके इस फॉर्म में सबमिट करना होता है ROC को। ये सारी चीज़ें भी ऑनलाइन होती हैं। सब्सक्राइबर एंड डायरेक्टर्स डिटेल्स। अब सब्सक्राइब कौन कौन कर रखा है कंपनी में और डायरेक्टर्स कौन कौन है कंपनी के, उसके भी डिटेल्स इस फॉर्म में देने होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कैसे। नंबर ऑफ फर्स्ट सब्सक्राइबर्स टू MOA एंड डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी डिस्क्राइबिंग हैविंग डिन नॉट हैविंग डिन। अब डिन क्या है, डिन क्या है, डिन का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, ये डायरेक्टर का ये यूनिक नंबर होता है, सारे डायरेक्टर्स के पास ये होना कंपलसरी है। तो एक यूनिक नंबर इनका होता है जो इनको एक आइडेंटिफिकेशन देता है। ओके, और ये होना ज़रूरी है सबके पास। तो ये जो नंबर ऑफ फर्स्ट सब्सक्राइबर्स टू MOA एंड डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी जो हम लोग इन्फॉर्मेशन देंगे स्पाइक प्लस में, तो हम लोग ये भी बताएंगे किसके पास डिन है और किसके पास डिन नहीं है। डिन के बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। अब पर्टिकुलर्स ऑफ नॉन इंडिविजुअल फर्स्ट सब्सक्राइबर। अब पर्टिकुलर्स मतलब उनका डिटेल्स देंगे, नॉन इंडिविजुअल जो फर्स्ट सब्सक्राइबर्स हैं कंपनी के। पर्टिकुलर्स ऑफ इंडिविजुअल फर्स्ट सब्सक्राइबर्स। अब पर्टिकुलर्स ऑफ इंडिविजुअल जो कोई एक सिर्फ इंडिविजुअल हैं उनकी फिर हम लोग डिटेल्स देंगे इस फॉर्म में। अदर दैन सब्सक्राइबर कम डायरेक्टर। अब हो सकता है कोई सब्सक्राइबर भी हो कोई डायरेक्टर भी हो, तो उनका डिटेल्स इस चीज़ में नहीं चाहिए इंडिविजुअल फर्स्ट सब्सक्राइबर्स में। ओके, जो सिर्फ फर्स्ट सब्सक्राइबर उनका डिटेल्स देना है। ओके, पार्ट C इसका पर्टिकुलर्स ऑफ इंडिविजुअल फर्स्ट सब्सक्राइबर्स कम डायरेक्टर्स। ये क्या, पर्टिकुलर्स ऑफ इंडिविजुअल फर्स्ट डायरेक्टर्स कम डायरेक्टर्स। अब जो डायरेक्टर्स भी हैं सब्सक्राइबर भी हैं दोनों हैं, उनका भी डिटेल्स देना है इनमें। पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर अदर देन फर्स्ट सब्सक्राइबर। अब जो फर्स्ट सब्सक्राइबर नहीं है
जो डायरेक्टर है सिर्फ डायरेक्टर है उनका भी डिटेल्स अलग से देना है। टोटल डायरेक्टर्स, अब टोटल डायरेक्टर्स कितने हैं, कितनों के पास डिन है, कितनों के पास नहीं है, वो सब लिखना होता है। और ये 20 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ओके, ओपीसी की कंपनी में 1 होना चाहिए, प्राइवेट में 2 होना चाहिए और पब्लिक में 3 होना चाहिए और प्रोड्यूसर में 5। ओके, डायरेक्टर्स नॉट हैविंग डिन कांट बी मोर देन 3। अब डिन जिसके पास नहीं है, लाइक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसके पास नहीं, वो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। 3 तक अलाउड है कि आप बिना डिन के भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, द नंबर एंड अमाउंट ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब बाय फर्स्ट डायरेक्टर। अब कितना नंबर ऑफ शेयर्स है और कितना अमाउंट का है वो शेयर्स सब्सक्राइब किया गया फर्स्ट डायरेक्टर के थ्रू, वो उसका भी डिटेल्स देना है इस फॉर्म में। अटैचमेंट्स इंक्लूड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ। अब इसमें क्या क्या होगा, आइडेंटिटी प्रूफ होगा सबका एड्रेस प्रूफ होगा, जितने भी मेम्बर्स हैं, सॉरी जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, सबका ये प्रूफ होगा और एड्रेस प्रूफ होगा। ओके, अब आते हैं, हम बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में जो हमने आगे ऊपर पढ़ा था। और डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, ये क्या है, फॉर प्रपोज डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी हु डोंट हैव डिन हैव टू अप्लाई फॉर इट। अब जिसके पास डिन नहीं है उसे अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था, सारे डायरेक्टर्स के लिए कंपलसरी होता है कि उसके पास डिन होना चाहिए। नो पर्सन कैन बिकम डायरेक्टर विदाउट डिन। बिना डिन के, ये नोट कर लीजिए आप, बिना डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के कोई भी डायरेक्टर नहीं बन सकता किसी भी कंपनी में। ओके, किसी भी कंपनी में नहीं बन सकता है। ऑल और सेम ऑफ सब्सक्राइबर्स टू एमओए में बी अपॉइंटेड एज फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। अब मान लीजिए फर्स्ट डायरेक्टर कंपनी में नहीं है, तो या तो सारे सब्सक्राइबर्स या तो कुछ सब्सक्राइबर्स एमओए के जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उन्हें फर्स्ट डायरेक्टर्स मान लिया जाएगा, वही अपॉइंट हो जाएंगे फर्स्ट डायरेक्टर्स। ओके, अब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेने के लिए क्या करना होता है, फाइल ई फॉर्म DIR-3, ये भी ई फॉर्म है DIR-3, अलॉन्ग विथ फोटोग्राफ, फोटोकॉपी ऑफ पैन कार्ड एंड एड्रेस प्रूफ। इट इज़ टू बी साइंड इलेक्ट्रॉनिकली। अभी इलेक्ट्रॉनिकली साइन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली दूसरा होता है, वो उसमें वेरीफाइड नहीं होता, लेकिन वो भी एक सेफ़ चीज़ है। वो पहले के टाइम में यूज़ होता था, लेकिन अब होता है DSC यूज़ हर जगह, वो ज़्यादा सेफ़ है, सिक्योर है। अ पर्सन कैन अप्लाई फॉर डिन ओनली इफ़ ही हैज़ अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ कंपनी। अब देखिए कौन अप्लाई कर सकता है डिन के लिए, वैसे आप भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंपनी में जब इनकॉर्पोरेशन हो रहा है तब कौन अप्लाई कर सकता है, जब कंपनी में अगर इनकॉर्पोरेशन हो रहा है तो उसके पास अपॉइंटमेंट लेटर होता है, तब वो अप्लाई कर सकता है अपॉइंटमेंट लेटर के साथ ही, ऐसे वो नहीं कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इशूज डिन इन 1 मंथ ऑफ सब्सक्रिप्शन। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सबमिशन होगा ये। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, सिर्फ 1 मंथ में ही सारा डिटेल्स वेरीफाई करके 1 मंथ में डिन इशू कर देता है जो भी उसके लिए अप्लाई करें और उसके पास अपॉइंटमेंट लेटर जिसके पास है। ओके, पैन एंड टैन डिटेल्स, फर्निश बेसिक डिटेल्स फॉर इशुएंस ऑफ पैन एंड टैन। अब जिसके पास पैन और टैन नहीं है तो उसके लिए भी कुछ बेसिक डिटेल्स देना होता है। आइए देखते हैं, अटैचमेंट्स विथ INC 32, MOA एंड AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, क्या क्या है आगे पढ़ेंगे हम लोग। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स फिल फॉर्म INC 33M, INC 34A। सेक्शन 8 कंपनी, अब सेक्शन 8 कंपनी मैंने बताया था वो जो नॉट फॉर प्रॉफिट काम करती हैं या फिर चैरिटेबल पर्पज़ के लिए होती हैं, उन्हें फाइल करना है INC 13 और INC 31। ओके, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए है और ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसमें भी ये M से मेमोरेंडम, A से आर्टिकल। ओके, इफ़ MOA कंटेन प्रोविजंस ऑफ एंटचमेंट, नोटिस टू बी गिवन टू ROC थ्रू पार्ट B ऑफ स्पाइक प्लस। अगर एंटचमेंट का कोई नोटिस है तो उसके लिए भी आपको नोटिस एंटचमेंट का नोटिस है वो भी ROC को नोटिस देना पड़ेगा, तो पार्ट B में ही, इसी पार्ट में देना पड़ेगा। ईच सब्सक्राइबर टू साइन MOA एंड AOA डिजिटली इन प्रेजेंस ऑफ at least witness who shall attest signature and will also digitally sign। अब जितने भी सब्सक्राइबर है वो एक विटनेस के सामने साइन करेंगे MOA और AOA, क्योंकि एक ये डॉक्यूमेंट ही है जो कंपनी के लिए वेरिफिकेशन का प्रूफ है, तो वो किसी विटनेस के सामने साइन करेगा और विटनेस भी उस फॉर्म में साइन करेगा डिजिटली ही। ओके, पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स टू बी गिवन विथ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। अब सब्सक्राइबर का जो भी प्रूफ है, पर्टिकुलर्स है, वो आइडेंटिटी के साथ ही सबमिट करना है। डिक्लेरेशन बाय फर्स्ट सब्सक्राइबर्स एंड डायरेक्टर्स इन INC 9। डिक्लेरेशन बाय फर्स्ट डायरेक्टर्स एंड सब्सक्राइबर्स इन INC 9। अब जो भी डायरेक्टर्स होते हैं, फर्स्ट डायरेक्टर्स और सब्सक्राइबर्स, उनका डिक्लेरेशन होना चाहिए
INC 9 फॉर्म में, that he has not been convicted to any offence related to promotion or management of company and not been guilty of fraud in past 5 years and all documents correctly stated। मतलब इनको एक डिक्लेरेशन देना है कि वो किसी भी ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं है या फिर किसी भी कारण से वो पिछले 5 साल में एक बार भी जेल नहीं गए हैं, ऐसा उन्हें एक डिक्लेरेशन देना है फॉर्म नंबर INC 9 में। ओके, और जितना भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिया वो सारे करेक्ट हैं, ये भी उनको डिक्लेरेशन देना है। इट इज़ मैंडेटरी वेयर नो शेयर सब्सक्राइबर्स, इट इज़ मैंडेटरी वेयर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड, क्या लिखा है यार, इट इज़ मैंडेटरी वेयर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स और डायरेक्टर्स इन मोर देन 20 और एनी सच सब्सक्राइबर और डायरेक्टर डज नॉट हैव दिन और पैन। अगर किसी डायरेक्टर के पास या सब्सक्राइबर के पास दिन और पैन नहीं है तो उसको मैंडेटरी या डिक्लेरेशन देना ये चीज़ें। ओके, अब प्रूफ ऑफ ऑफिस एड्रेस एंड यूटिलिटी बिल्स रिक्वायर्ड इन रजिस्टर्ड ऑफिस, ये मैंने आपको बता चुका है ऑलरेडी। अब एनी सब्सक्राइबर इज़ फॉरेन, इफ़ एनी सब्सक्राइबर इज अ फॉरेन कंपनी देन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ फॉरेन कंपनी एंड रेजोल्यूशन पास्ड बाई इट। अगर कोई फॉरेन कंपनी है सब्सक्राइबर तो उसका इनकॉर्पोरेशन का एक सर्टिफिकेट चाहिए कॉपी, और रेजोल्यूशन उसके द्वारा जो उसके अकॉर्डिंग पास हुआ है उसका भी एक कॉपी चाहिए। इफ़ देर इज़ एनी इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन प्रपोज्ड एंटिटी देन अटैच इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन अदर एंटिटीज विथ देयर कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर इन DIR 8। अगर किसी डायरेक्टर का इंटरेस्ट है किसी एंटिटी में, किसी कंपनी में या फिर किसी चीज़ में, तो वो अपना इंटरेस्ट बताते हुए उसको डॉक्यूमेंट अटैच करते हुए उसको DIR 8 में फाइल करेगा। ओके, कंसेंट ऑफ नॉमिनी एंड डिटेल्स OPC, ये होता है नॉमिनी एंड डिटेल्स किस में आता है, ये OPC केस में आता है, क्योंकि मेंबर्स यहाँ पे तो एक ही होते हैं, तो ये अपना नॉमिनी एक अपॉइंट करता है, तो उस नॉमिनी का डिटेल्स और पूरा कंसेंट उसका चाहिए, लाइक कंसेंट कि हम मैं इस कंपनी में नॉमिनी की तरह अपॉइंट हो रहा हूँ कंसेंट के साथ। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ सब्सक्राइबर एंड डायरेक्टर्स, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है। प्रोड्यूसर कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी अटैचमेंट्स, अब प्रोड्यूसर कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी है तो इनका अटैचमेंट्स चाहिए। 9 पॉइंट है, डिक्लेरेशन बाय एडवोकेट CS कॉस्ट अकाउंटेंट इंगेज इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इन दैट ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट हैव बीन ड्यूली कंप्लाइड विद। अब डिक्लेरेशन किसका चाहिए, CA का भी चाहिए, CS का भी चाहिए, या फिर CA का या फिर CS का या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर एडवोकेट जो कंपनी के फॉर्मेशन में इंगेज था, और वो डिक्लेरेशन ये देगा कि वो सारे एक्ट्स को कंप्लाई करके ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है। ओके, वंस द फॉर्म इज फिल्ड it will be duly converted to PDF format for affixing DSC। अब DSC PDF फॉर्मेट में लगता है तो उसको PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसमें DSC अटैच करेंगे। ओके, तो आज की वीडियो हम बस यहीं रुकते हैं, पार्ट 2 हम कल यहाँ से शुरू करेंगे और इसको कल ख़त्म कर देंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले पार्ट 2 में, और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। ओके, थैंक यू।